মেধা আর কোটা নিয়ে, তো কোটা আর মেধা তো এক জিনিস না, এইখানে দ্বন্দ্বটা সৃষ্টি করে, এটা একটা ট্যাকটিস। তার মানে কি মুক্তিযোদ্ধার সন্তান নাতিপুতিরা কেউ মেধাবী না, যত রাজাকারের বাচ্চারা নাতিপুতি হলো মেধাবী, তাই না? 14 जुलाई 2024 को शेख हसीना एक स्टेटमेंट देती हैं। वो कहती हैं कि फ्रीडम फाइटर के पोते पोतियों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? रजाकार के पोते पोतियों को। इस स्टेटमेंट के बाद पूरे बांग्लादेश में दंगे भड़क उठते हैं। लोग सड़कों पर उतरकर तोड़ फोड़ करते हैं। देखते देखते पूरे बांग्लादेश में दंगे फैल जाते हैं और पूरा का पूरा बांग्लादेश जलने लगता है। दरअसल इस स्टेटमेंट में शेख हसीना ने रजाकार का जिक्र किया था, जिसे बांग्लादेश में ट्रेटर मतलब कि गद्दार माना जाता है। एक्चुअली जब बांग्लादेश में लिबरेशन वॉर चल रहा था और उसी दौरान यही रजाकार पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर लड़ रहे थे और बांग्लादेश की जनता पे अत्याचार कर रहे थे और फ्रीडम मूवमेंट दबाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद होता क्या है कि जो शेख हसीना ने स्टेटमेंट दिया था, कुछ लोगों ने इस तरह से तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया कि जैसे कि शेख हसीना पूरे बांग्लादेश की जनता को रजाकार कह रही हो। इसके कारण जनता में आक्रोश फैल गया और लोग सड़कों पर उतरकर के नारे लगाने लगते हैं। पर एक नॉर्मल सा दिखने वाला स्टूडेंट प्रोटेस्ट अचानक राजनीतिक रूप में कैसे बदल जाता है और ये मुद्दा अचानक से एंटी गवर्नमेंट और एंटी नेशनल क्यों बन जाता है? तो आइए इस पूरी कहानी को डिटेल बाय डिटेल समझते हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हाथ था, पर लगता तो नहीं, लेकिन इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ जरूर लग रहा है, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को मोहरा बनाकर अपने फायदे के लिए शेख हसीना को अपने रास्ते से हटा दिया। पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसक झड़पों के बीच सोमवार को तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को अपनी कुर्सी और देश दोनों छोड़ना पड़ा। शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भाग गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी कई घटनाएं हैं जो भारत में हो चुकी हैं, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट और मणिपुर का वायलेंस, खालिस्तान इशू और अब बांग्लादेश में जो हुआ, इन सभी में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है जो एक दूसरे से मेल खाता है और इन सब के पीछे एक ही मास्टरमाइंड है। सीधे सीधे आरोप लगाने से अच्छा क्यों ना मैं आपको एक एक सबूत दिखाऊं, जिससे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे आखिर इन सब का मास्टरमाइंड कौन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इन कैरेक्टर्स के नाम सुनते जाइए, क्योंकि हाल ही में जो बांग्लादेश में हुआ है इसके पीछे यही लोग थे। पीटर डी हास, डोनाल्ड लू, मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड, इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं। जैसे जैसे आप लोग वीडियो देखोगे वैसे वैसे आपके सामने इन सभी के नाम आते रहेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्यों हुआ, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था। इसके लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर स्टूडेंट ने किन मुद्दों को लेकर विरोध किया और वे किस परिवर्तन की मांग कर रहे थे। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। जो आज बांग्लादेश है, पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान। उस समय बांग्लादेश नाम की कोई जगह होती ही नहीं थी। पाकिस्तान उस समय दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। 1970 में पाकिस्तान में पहली बार इलेक्शन होते हैं और उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान थे और इनकी ही पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी और इनका पीएम बनना तय था। पर वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं ने इन्हें पीएम बनाने से मना कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। इसके बाद उन्होंने भारत के साथ मिलकर मुक्ति वाहिनी नाम की एक आर्मी बनाई और 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करा लिया। बांग्लादेश के आजाद होने के बाद इलेक्शन होते हैं और शेख मुजीबुर रहमान जीतकर अपनी सरकार बना लेते हैं। इसके बाद उनकी सरकार उन लोगों को सम्मान देने के लिए रिजर्वेशन देती है जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जो कि मुक्ति वाहिनी ग्रुप के ही लोग थे। और ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती और इसके 4 साल बाद 1975 में शेख मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली की हत्या कर दी जाती है। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान अपने घर में थे। उस समय आर्मी के कुछ लोग आए, आर्मी वाले कुछ वर्दीधारी इनके घर में घुसे और घर में घुस के गोलियां चलाने लगे। जब गोलियां चलाने लगे तो ये सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो यहीं पे गोली मार दिया गया। इन्हीं सीढ़ियों पे शेख मुजीबुर रहमान को गोली मार दिया गया और उनके घर में 17 लोगों को मार दिया गया। हद तो तब हुआ जब उनके 10 साल के लड़का को भी मार दिया गया। 10 साल का लड़का गोली मारा गया। सोचिए, एक परिवार में जब 17 लोग की मौत होगी तो क्या बीतता होगा। शेख मुजीबुर रहमान का पूरा खानदान उजाड़ दिया गया था।
लेकिन उनकी 2 बेटियां थीं, उस दिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थीं, जिससे उनकी जान बच जाती है। केवल इनकी 2 बेटियां बच गई थी, शेख रेहाना और शेख हसीना, क्योंकि इनके हस्बैंड जर्मनी में थे उस समय, तो ये जर्मनी में थी उस समय, तो जर्मनी में थी। तो पाकिस्तान की जो ISI थे सब, उनका कहना था 17 लोग को मार दिए, ईदुगो को और मार देते हैं, नहीं तो ये दिक्कत करेंगे सब। यह बात पता चल गई भारत को पता चल गई कि पाकिस्तान की ISI शेख हसीना और शेख रेहाना को जर्मनी में मारना चाहते हैं। तो इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत में एसाइलम दे दिया, शरण दे दिया कि आप भारत में रहिए। इसमें से एक थी शेख हसीना, जो कि अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी। जिसके बाद ये रिजर्वेशन हटाया जाता है, लाया जाता है, ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। लेकिन अब हम आते हैं करंट प्रोटेस्ट के ऊपर। दरअसल ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कुछ महीने पहले शुरू नहीं होता है, बल्कि इसकी शुरुआत 2018 में होती है। 21 मार्च 2018 को पीएम शेख हसीना एक अनाउंसमेंट करती हैं। वो कहती हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में जो रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर के बच्चों और उनके पोते पोतियों के लिए मिलता था, अब वो जारी रहेगा। जिसके बाद स्टूडेंट इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें अभी भी रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है। प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शेख हसीना को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ता है। इसके बाद शेख हसीना एक ऑर्डर पास करके कहती है कि जो भी रिजर्वेशन दिया जा रहा था उसे हटा दिया जाएगा, उसकी जगह 4 या 5% रिजर्वेशन रखा जाएगा। अब बात आती है जून 2024 में। 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है। देश में जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, उनके बच्चों और उनके पोते पोतियों के लिए जो 30% रिजर्वेशन दिया जाता था एजुकेशन और जॉब्स में, वो अब जारी रहेगा। कोर्ट के इस डिसीजन के आने के बाद पूरे बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं। वो सीधे सीधे पीएम शेख हसीना से इस रिजर्वेशन को खत्म करने की मांग करते हैं। लेकिन स्टूडेंट जिस रिजर्वेशन को हटाने की मांग कर रहे थे, उस रिजर्वेशन को शेख हसीना ने 2018 में हटा दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद 14 जुलाई 2024 को शेख हसीना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जिसमें वो कहती है कि हमें कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। अगर हमारे देश के फ्रीडम फाइटर के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? रजाकार के बच्चों को। इसके बाद जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस स्टेटमेंट से किसे बुरा लगा होगा। ओबियसली जो रजाकार के सपोर्टर्स होंगे उन्हें ही बुरा लगा होगा, जो कि नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश आजाद हो। इसके बाद कुछ लोगों ने इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट किया और जनता को दिखाया जैसे कि शेख हसीना पूरे बांग्लादेश की जनता को रजाकार कह रही हो। इसके कारण जनता में आक्रोश फैल गया और लोग सड़कों पे उतरकर तुम्ही के, अमी के, रजाकार रजाकार के नारे लगाने लगते हैं। जिसके बाद ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है और सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई 2024 को रूलिंग देता है कि जो भी ये डिसीजन दिया गया था उसे हटा दिया जाएगा, उसकी जगह 4 या 5% रिजर्वेशन रखा जाएगा। लेकिन अब स्टूडेंट की डिमांड पूरी हो जाती है और स्टूडेंट भी अपना प्रोटेस्ट रोक देते हैं। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही स्टूडेंट एक बार फिर सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हैं, वो भी एक नई डिमांड के साथ। वो कहते हैं कि पिछले 1 महीने से चल रहे प्रोटेस्ट में जितने भी घायल हुए हैं और जिन स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया था उन सबको छोड़ा जाए। इसके साथ ही साथ ये लोग 9 पॉइंट का एजेंडा भी चलाते हैं, लेकिन ये एजेंडा ज्यादा दिनों तक चलता नहीं। 4 अगस्त आते आते इनका एजेंडा एक ही पॉइंट में बदल जाता है। वो पॉइंट था शेख हसीना को पीएम पद छोड़ना होगा। # स्टेप डाउन हसीना। इसके बाद अब आता है 5 अगस्त का दिन। 5 अगस्त के दिन ढाका में ये भीड़ शेख हसीना की घर की ओर बढ़ती है। भीड़ को देखते हुए आर्मी कहती है कि इस भीड़ को काबू नहीं किया जा सकता और आर्मी शेख हसीना के पास आकर कहती है कि आपको यहाँ से निकलना होगा क्योंकि आपको यहाँ पर खतरा है। जिसके बाद शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा देती हैं और प्लेन में बैठकर इंडिया आ जाती हैं। शेख हसीना के जाने के बाद उनकी घर की हालत कुछ ऐसी होती है। लेकिन ये तो रही पूरी स्टूडेंट प्रोटेस्ट की स्टोरी। लेकिन अब हम बात करते हैं एविडेंस के बारे में, जो कि मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, जिससे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे आखिर इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। बताया जा रहा है कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, लेकिन अगर ये वास्तव में स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता तो 21 जुलाई के बाद ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाता, क्योंकि 21 जुलाई के ही दिन कोर्ट ने रिजर्वेशन को हटा दिया था। और इसके बावजूद भी ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट खत्म नहीं होता, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप और शामिल थे जो इन्हें पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। पहला ग्रुप था जमात इस्लामी का, जो कि फंडामेंटलिस्ट माने जाते हैं और ये लोग शुरुआत से ही बांग्लादेश के आज़ादी के खिलाफ थे।
बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान को भी ये लोग हेट करते थे, तभी तो आज इनके स्टेचू वगैरह तोड़े जा रहे हैं। जमात इस्लामी का एक स्टूडेंट संगठन है जिसका नाम है इस्लामी छात्र शिविर, और यही स्टूडेंट प्रोटेस्ट का मास्टरमाइंड है। और ये काम क्या करता है कि बांग्लादेश में जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं उन सब में अपने स्टूडेंट को भेजकर प्रोटेस्ट को भड़काता है। अगर आप इस प्रोटेस्ट को गौर से देखोगे, ढाका यूनिवर्सिटी, जहांगीर यूनिवर्सिटी और बांग्लादेश की कई सारी टॉप यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट और टीचर्स ने इस प्रोटेस्ट को भड़काया था। और ये उन यूनिवर्सिटीज के नाम है जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थी। आपको याद ही होगा जब इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट और सीए प्रोटेस्ट चल रहा था, तब जामिया, जेएनयू जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज को गढ़ बनाकर इन प्रोटेस्ट को भड़काया जा रहा था। और साथ ही साथ किसान आंदोलन में भी टूल किट की सहायता से इस प्रोटेस्ट को भड़काया जा रहा था। जमात इस्लामी के लोग 2024 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें कोर्ट ने बैन कर रखा था, और इन्हें लगा कि एक बहुत अच्छा मौका है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में सरकार को घेरा जा सकता है और सरकार को गिराया जा सकता है। जिसके बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एंटी गवर्नमेंट और एंटी नेशनल बनाते हुए जमाती इस्लामी के लोगों ने एक ट्वीट किया, जनता की एक ही मांग है, #स्टेप डाउन हसीना। ये ट्वीट 3 अगस्त को किया जाता है और 4 अगस्त को रातों रात इसे ट्रेंड करवा दिया जाता है। शेख हसीना के एक स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर और एक नैरेटिव चलाकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बना दिया। इस प्रोटेस्ट में कई लोग घायल होते हैं, कईयों की तो जान चली जाती है, जिसके बाद उनकी वीडियो और इमेजेस को तेजी से इंटरनेट पे वायरल किया जाता है ताकि सरकार के खिलाफ एक हिटरेट फैलाया जा सके। और कुछ समय के बाद ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है, जिसके बाद फिर सरकार इसे रोकने के लिए वायलेंट तरीके का इस्तेमाल करती है। ऐसा ही कुछ फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट पीसफुल था, लेकिन कुछ समय के बाद हिंसक रूप ले लेता है। इन लोगों का मकसद था कि सरकार किसी न किसी तरह रिएक्ट करे जिसमें कुछ लोग घायल हों या उनकी जाने जाएं, ताकि इस मुद्दे को और ज्यादा भड़काया जा सके और सरकार के खिलाफ हिटरेट फैलाया जा सके। इसके साथ ही साथ सरकार को गिराने की डिमांड को भी सामने लाया जा सके। इसके बाद सरकार प्रोटेस्ट को देखते हुए फार्मर बिल को रिपील कर देती है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। लेकिन इसके बाद प्रोटेस्ट की आग बुझ ही रही थी, तभी अचानक नवंबर 2020 में एक अननोन बंदे को लाकर खड़ा कर दिया जाता है, अमृतपाल सिंह। इस बंदे के आने के बाद प्रोटेस्ट और ज्यादा वायलेंट हो जाता है और ज्यादा दंगे भड़क जाते हैं। पुलिस के ऊपर हमला किया जाता है, मॉडिफाइड ट्रैक्टर से बैरिकेड्स को तोड़ा जाता है। दिल्ली चलो मार्च में कुछ किसानों ने ट्रैक्टरों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया है। नुकीले रॉड लगवाए हैं। लोहे के ये रॉड इतने मजबूत तरीके से लगाए गए हैं जिससे किसान सुरक्षा में लगे पुलिस को नुकसान पहुंचा सके। अगर आप बांग्लादेश के प्रोटेस्ट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी सेम स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। जुलाई के अंत में नाहिद इस्लाम नाम के बंदे को लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद शेख हसीना प्रोटेस्ट को शांत कराने के लिए इन्हें बातचीत करने के लिए बुलाती हैं, मगर ये लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं। उसकी जगह एक स्टेटमेंट पास करते हैं, स्टूडेंट हर चीज के लिए तैयार हैं, आज लाठी उठाइए तो कल बंदूकें भी उठाएंगे। इसमें दूसरा ग्रुप इन्वॉल्व था CIA, मतलब कि USA। इसी साल 7 जनवरी को बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे और इसी इलेक्शन के दौरान अमेरिका ने अपने कुछ बंदों को बांग्लादेश भेजा था BNP से मिलने के लिए, जो कि बांग्लादेश की चीफ अपोजिशन पार्टी है। इसे सुनकर थोड़ा सा अजीब नहीं लगता कि दूसरे देश के इलेक्शन में अमेरिका अपने बंदों को अपोजिशन पार्टी से मिलने के लिए भेजता है। लेकिन इन लोगों ने BNP से ही मीटिंग नहीं की थी, बल्कि इन्होंने जमाती इस्लामी के लोगों से भी मीटिंग की थी, जो कि एक ऐसा ग्रुप है जो काफी हद तक फंडामेंटलिस्ट है। You know from 71 the bloody history of Bangladesh, what the Jamaat did, and they did not in fact want Bangladesh to be born at all. जिसे बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन कर रखा है। उसके साथ अमेरिका के लोग मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज USA के लोग इनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। पर एक ऐसा समय था जब USA ने इन्हें खुद टेररिस्ट घोषित कर रखा था। डोनाल्ड लू ये USA का असिस्टेंट सेक्रेटरी ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर है। इसका काम होता है कि साउथ ईस्ट एशिया के देशों में जाकर USA की बातचीत को रखता है। बांग्लादेश में चुनाव होने के बाद ये बांग्लादेश 3 बार विजिट करता है। इसकी लास्ट विजिट 15 से 20 मई के आसपास होती है और बार बार बांग्लादेश में जाकर कहता है कि हम तो अच्छे रिलेशन बनाने के लिए आए हैं। लेकिन इसकी लास्ट विजिट के बाद बांग्लादेश के फार्मर आर्मी चीफ के ऊपर USA सैंक्शंस लगा देता है। बताया जाता है कि श्रीलंका और पाकिस्तान में तख्ता फ्लैट के पीछे यही आदमी था।
जब पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले थे तब इसके ऊपर साफ साफ एलिगेशन लगते हैं कि इसने ही कहा था कि इमरान खान को दूर रखो वरना यूएसए सपोर्ट नहीं करेगा। तो एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान के चुनाव में मेडलिंग कर चुका है और वहां पर रिजीम चेंज की भी बातें कर चुका है, ऐसा आदमी बांग्लादेश में इलेक्शन के बाद विजिट करता है। इसकी आखिरी विजिट के बाद शेख हसीना मई के महीने में खुलेआम कहती हैं कि एक वाइट क्रिश्चियन कंट्री है जो बांग्लादेश में दो चीजें चाहती है। एक तो वो आइलैंड पर अपना एयरबेस बनाना चाहती है और दूसरी चीज भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ राज्यों को तोड़कर एक नई क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहती है। लेकिन मैं ऐसा क्लियर होने नहीं दूंगी। ये बात 27 मई के आसपास की होती है। शेख हसीना ने यह भी कहा था कि एक क्रिश्चियन कंट्री है जो मेरी सरकार को गिराने की पूरी तैयारी कर चुकी है। पीटर डिहास बांग्लादेश में यूएसए की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये भाई साहब 2021 में अपॉइंट हुए थे और 25 जुलाई 2024 को अचानक से बांग्लादेश छोड़कर भाग जाते हैं और उसके 10 दिन के बाद बांग्लादेश की सरकार गिर जाती है। आखिर इन्हें ऐसा क्या पता चल गया था जिसकी वजह से इन्होंने अचानक बांग्लादेश छोड़ दिया। इसके बांग्लादेश छोड़ने के बाद 2 दिन बाद 27 जुलाई को एक बार फिर प्रोटेस्ट शुरू होता है। जब 21 जुलाई को स्टूडेंट की मांगे मान ली गई थी तो 27 जुलाई को एक बार प्रोटेस्ट क्यों शुरू होता है? इसे कुछ ऐसा पता चला होगा जिसकी वजह से ये बांग्लादेश छोड़कर भाग जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको पीटर डिहास के बारे में क्यों बताया। इसका रीजन है बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी बीएनपी के लोग इन्हें अवतार के रूप में मानते हैं और कहते हैं कि ये तो हमें बचाने के लिए आए हैं। अगर आप इतिहास देखोगे तो आपको किसी भी देश में किसी दूसरे देश के ब्रांड एम्बेसडर को किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा अवतार कहे जाने का शायद ही एग्जाम्पल मिलेगा। इसका मतलब है कि पीटर डिहास और बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी के बीच कुछ ऐसे संबंध थे और कुछ ऐसी बातें थी जो नॉर्मल देश के ब्रांड एम्बेसडर और अपोजिशन पार्टी के बीच में नहीं देखे जा सकते। शेख हसीना अपना देश छोड़कर जब भारत आई थी तो पहले खबर ये थी कि ये यूके जाएंगी, वहां पर एसाइलम की डिमांड करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बहन यूके में रहती है और उनके पास यूके की सिटीजनशिप भी है। लेकिन यूके ने इन्हें एसाइलम देने से मना कर दिया। इसके बाद यूएसए ने भी शेख हसीना के वीजा को बैन कर दिया। मतलब कि शेख हसीना अब यूएसए में कदम भी नहीं रख सकती। सेंट मार्टिन आइलैंड। मैंने आपको शुरुआत में सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में बताया था। ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसे अमेरिका अपने नाम करना चाहता है। इसके साथ ही और भी फायदे हैं क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है जो कि मलाक्का स्टेट के पास पड़ता है, जहां से पूरी दुनिया का 60% ट्रेड पास होता है। यानी कि जिस देश का इस एरिया में दबदबा होगा तो उस देश का पूरी दुनिया पे कंट्रोल होगा। एक्चुअली यूएसए यही तो चाहता है। अमेरिका की इसी वजह से इस आइलैंड पर नजर है। साथ ही साथ यूएसए यहाँ से इंडियन ओशियन और चीन, इंडिया पर भी कंट्रोल कर सकता है। अमेरिका का इतिहास रहा है, अमेरिका को किसी भी देश में अपना फायदा दिखता है तो वो उस देश की सरकार पर दबाव डालता है ताकि उस देश की सरकार उसके कंट्रोल में आ सके और वो उस देश से अपनी बातें मनवा सके। अगर उस देश की सरकार अमेरिका की बातें नहीं मानती तो अमेरिका उसे गिराने की कोशिश करता है। एक ऐसी गवर्नमेंट बिठाता है जो उसकी पपेट होती है, जैसा कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में हुआ है। प्रोटेस्ट फंडिंग। अब तक कहानी में एंट्री हो चुकी थी नाहिद इस्लाम की। नाहिद को रातों रात हीरो बनाने का पूरा श्रेय फ्रंट लाइन नाम की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने नाहिद इस्लाम को एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के रूप में मार्केट किया है। अगर आप इस वेबसाइट के डोनर सेक्शन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसे फोर्ड फाउंडेशन फंड करती है जो खुद CIA के द्वारा फंड की जाती है। फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन की गिनती कुछ ऐसे ही फाउंडेशन में होती है। कहते हैं कि अमेरिका की ये दोनों फाउंडेशन दुनिया भर के देशों में छुपे तौर पर अमेरिकी सरकार और CIA के गुप्त एजेंडे को चलाते हैं। इनका मुख्य काम है CIA के इशारे पर विभिन्न देशों में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना, दुनिया के देशों में सरकार के विरुद्ध कुछ विशेष राजनीतिक आंदोलनों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना, सरकार के विरुद्ध काम कर रहे NGO की फंडिंग करना, अमेरिकी हितों के लिए गुटबाजी करना और लोकतांत्रिक सरकारों के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करना। और ये सुनिश्चित करती है कि दूसरे देश की सरकारें ऐसी हों जो अमेरिका के इशारों पे नाचने वाली हों। साउथ एशिया के देशों में एक काम ISI के द्वारा किया जाता है क्योंकि अमेरिका सीधे तौर पर पिक्चर में नहीं आना चाहता। अगर आप नाहिद इस्लाम के केस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसे ISI द्वारा खड़ा किया गया था। इसी तरह अमृतपाल सिंह को भी ISI द्वारा भारत में इम्प्लांट किया गया था प्रोटेस्ट भड़काने के लिए। ये तो खुलेआम खालिस्तान बनाने की बात करता है। आप खालिस्तान, इंडिपेंडेंट खालिस्तान की मांग करते हैं, क्यों ना सेडिशन का केस आप देशद्रोह का केस आपके खिलाफ करते हैं? नहीं, देखें, ये सुप्रीम कोर्ट की मैंडेट है कि पीसफुल मैनर में आप खालिस्तान की बात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं वहाँ पे सेपरेशन की बात करना ये ऐसी ईवल बात नहीं है। हमारी इंडियन इंटेलिजेंट एजेंसियों ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि अमृतपाल ISI का एजेंट है।
नेक्स्ट फंडिंग सोर्स है ब्रेक यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का मकसद ही था कि बांग्लादेश में एंटी अवामी स्टूडेंट कम्युनिटी को विकसित करना, ताकि शेख हसीना की सरकार को गिराया जा सके। और बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्ट में इस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान था। इनफैक्ट इस यूनिवर्सिटी के एक टीचर को स्टूडेंट प्रोटेस्ट को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ब्रेक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में साफ साफ लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर डेवलपमेंट से फंडिंग आती है, यानी कि यूएसए जो बांग्लादेश में एनजीओ के द्वारा फंडिंग करता है जिससे डेवलपमेंट किया जाता है। वो तो सबको पता है कि कितना डेवलपमेंट किया जाता है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी को अमेरिका के सोरोस फाउंडेशन ने $1 मिलियन दिए, वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि एक एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी को आखिर यूएसए क्यों फंड कर रहा है, वो भी एनजीओ और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। सबको पता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर कितने एंटी नेशनल काम होते हैं, लेकिन फिर भी यूएसए इस यूनिवर्सिटी को फंड कर रहा है। सरकार के खिलाफ नैरेटिव तैयार करने के लिए ग्राउंड लेवल लीडर्स और नैरेटिव सेटर्स का होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे लोगों को अमेरिका लालच देता है ताकि वो यूएसए के एजेंट बनकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स के नाम पर सरकार को तानाशाह बताकर जनता को भड़काते रहें कि उनकी सरकार डिक्टेटर है, लोकतंत्र खत्म कर देगी, अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो सरकार को गिराना पड़ेगा। ऐसे कामों के लिए यूएसए अपने एजेंट को तैयार करता है। कई बार उस देश के अपोजिशन पार्टी के नेता भी होते हैं जो फ्यूचर पीएम बनने का सपना तो देखते हैं, जो आगे चलकर अमेरिका के पपेट पीएम बनेंगे ही, तो अमेरिका ऐसे लोगों को लालच देता है। एग्जाम्पल के लिए बांग्लादेश के केस को ही देख लो। नाहिद इस्लाम के बाद एंट्री होती है मोहम्मद यूनुस की, जो शेख हसीना की डिक्टेटरशिप से देश को बचाने वाले हैं। शेख हसीना के पीएम पद छोड़ने के बाद नाहिद इस्लाम जनता के सामने आता है और कहता है कि उसने देश के आर्मी चीफ के साथ बात कर ली है। उसने उनसे कहा है कि जनता को तानाशाही और मिलिट्री रूल दोनों ही नहीं चाहिए, बल्कि चुनाव होने तक हमें एक डेमोक्रेटिक एंट्रीम गवर्नमेंट बनानी चाहिए। Tuesday, Islam and other student leaders were scheduled to meet with Army Chief General Waqar Zaman, who has announced the formation of an interim government. और इस सरकार को बनाएगा कौन? मोहम्मद यूनुस, क्योंकि इन्हें नोबेल पीस प्राइज और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिल चुका है। इसका मतलब है कि ये शांति और लोकतंत्र का सबसे बड़ा दूत है। लेकिन इसे सर्टिफाई कौन करता है? यूएसए। अमेरिका से इसे द रेमन मैग्नेस अवार्ड और अशोका अवार्ड भी मिल चुका है। अब आप पूछोगे कि भाई इन अवार्ड से अमेरिका का क्या कनेक्शन है? भाई कनेक्शन है, वेट करो, अभी सारे डॉट कनेक्ट होंगे। अमेरिका दुनिया भर के देशों में ऐसे बंदों को चुनता है जो उसके नैरेटिव को सपोर्ट कर सकें। इसके बदले अमेरिका उन लोगों को अवार्ड्स और प्राइज मनी देता है, जिसके बाद उनकी वफादारी की उम्मीद करता है। ऐसे ही कई अवार्ड भारत में भी कई फेमस लोगों को दिए गए हैं, जैसे कि केजरीवाल, रवीश कुमार, पी साईनाथ और जेपी नारायण को भी। अभी मैंने जितने भी नाम बताए हैं, अगर आप इन नामों को ध्यान से देखोगे तो ये लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ, ये सारे लोग एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव चलाते हैं। यूरेशियन टाइम ने सबूत के साथ बताया है कि बाइडेन सरकार बांग्लादेश के 3 संगठनों को सपोर्ट और फंड कर रही है। जमाते इस्लामी, हिफाजते इस्लाम, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि बांग्लादेश की चीफ अपोजिशन पार्टी है, जिसमें से अमेरिका ने 2 को तो टेररिस्ट घोषित कर रखा था, जमाते इस्लामी और हिफाजते इस्लाम को। यूरेशियन टाइम ने यह भी क्लेम किया है कि जो बाइडेन का बेटा, जो कि हंटर बाइडेन है, वो बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है चुनाव में जिताने के लिए। 2024 के इलेक्शन से 2 महीने पहले यूएस गवर्नमेंट ने शेख हसीना की सरकार पर आरोप लगाया था कि शेख हसीना चुनाव में धांधली कर सकती हैं, जिसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने शेख हसीना और उनकी पार्टी के मेंबर्स के वीजा को बैन कर दिया। मतलब कि अब वो किसी भी देश में एंटर भी नहीं कर सकते। इससे बीएनपी पार्टी को अनफेयर एडवांटेज तो मिला होगा, लेकिन उसके बाद भी शेख हसीना ने 2024 के इलेक्शन में 222 सीटें जीती और अपोजिशन पार्टी ने सिर्फ 11 सीटें जीती थी। इससे साफ पता चलता है कि बांग्लादेश की जनता को क्या चाहिए था। प्रोटेस्ट के द्वारा, फंडिंग के द्वारा, दूसरे देश में अपने एजेंटों के द्वारा सरकार के खिलाफ नैरेटिव चलाकर सरकार को डिक्टेटरशिप बताकर जनता को भड़काया कि उनकी सरकार डिक्टेटर है, लोकतंत्र खत्म कर देगी। ऐसे प्रोपेगेंडा को फैलाकर शेख हसीना को अपने रास्ते से हटा दिया। यूएसए किसी भी देश में एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को हटाकर उसकी जगह एक ऐसी पपेट गवर्नमेंट बिठाता है जो पूरी तरह यूएसए के इशारों पे काम करे। शेख हसीना की सरकार गिर जाने के बाद और एंट्रीम गवर्नमेंट अनाउंस होने के बाद अमेरिका कहता है कि वह एंट्रीम सरकार की घोषणा का स्वागत करता है और आग्रह करता है कि कोई भी परिवर्तन किया जाए तो बांग्लादेश के कानूनों के हिसाब से ही किया जाए। We welcome the announcement of an interim government and urge any transition be conducted in accordance with Bangladesh's laws. इससे प्रॉपर पता चलता है कि यूएसए को पहले से ही पता था कि बांग्लादेश की सरकार गिरने वाली है।